आदाबस दोस्तों, मैं शादाब अजीम एक बार फिर आप सबके सामने अपनी कुछ बातें लेकर आया हूं। और आज मुद्दा है सबसे अहम, वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 5 प्रदेशों में चुनाव होना था, जिसमें पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साख का सवाल है। और वहां पर एक आज पहले चरण की वोटिंग समाप्त हुई, जिसमें 152 सीटों पर चुनाव हुआ। 26 जिले इसमें आते हैं। और इसमें एक चुनाव आयोग ने जो बड़ा अहम काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये कि इस चुनाव में एक नया इतिहास रचने का काम किया। आज़ाद हिंदुस्तान में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, या किसी दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी को चुनाव में वोट डालने से वंचित कर दिया जाए। और इसमें 27,15,000 वो वोटर हैं जिन्हें चुनाव में वोट डालने से वंचित कर दिया गया। आप सोचेंगे कि ये एसआईआर के तहत हुआ होगा, शायद कागज नहीं होंगे, या 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, उनके परिवार में किसी सदस्य का नाम नहीं होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये 63 लाख लोग वो हैं जो एसआईआर के तहत वोट नहीं डाल पाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, बल्कि टोटल अगर देखें तो 90 लाख वोटर यहाँ पर लिस्ट से बाहर हुआ, जिसमें 63 लाख लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप छोड़ दीजिए। 27,15,000 ये वो वोटर है जिसमें चुनाव आयोग ने एक नई चीज जोड़ी है, जिसे चुनाव आयोग ने कहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी तार्किक विसंगति। यानी कि अगर आपका परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या मतदाता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें बहुत सी शर्तें हैं। और जैसे माँ बाप में और मतदाता की उम्र में 15 साल या 50 साल, 15 साल से अधिक या 50 साल तक का गैप है, तो उसमें आपको प्रमाण पत्र देने होंगे। और ये वो वोटर्स थे जो पहले चरण में वोट नहीं डाल सके। 14,28,771 ये वो मतदाता थे जो अपना वोट नहीं कर सके। और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खराब बात होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 तारीख की शाम तक एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी जिसमें ये नाम आ जाएंगे, लेकिन वो नाम भी नहीं आए। और ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, कि कोई पश्चिम बंगाल का चुनाव आप बराबर देख रहे हैं। पिछले कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो वहां सांप्रदायिकता के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाकर वहां चुनाव नहीं जीत सके। और ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर प्रदेश की संस्कृति, हर प्रदेश का कल्चर अलग होता है, एक जैसी बातें वहां नहीं चलेंगी। और इस चुनाव में भी हमने देखा कि अजीत विश्वशर्मा जैसे लोग, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट लोगों, मुख्यमंत्रियों में से एक आज की तारीख में हैं, जिन पे अभी भी एक इल्ज़ाम लगा, साबित होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसमें इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वाइफ के पास 3 पासपोर्ट और 52,000 या शायद 52,000 करोड़ इन्होंने विदेशों में हिंदुस्तान को लूट कर, उस प्रदेश को लूट कर वहाँ जमा किए। ये सारी बातें। और इससे पहले भी इनका भ्रष्टाचार में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी का इनको एक तोहफा दिया था कि अपनी पार्टी में लेके उन्हें एक असम का मुख्यमंत्री बनाया था। तो बहरहाल वो बातें यहाँ पर करने का विषय नहीं है। यहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत, यानी तार्किक विसंगति के तहत जिन लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर किया, ये बेहद शर्मनाक है। आप सोचिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होता है कि कोई भी ऐसा वोटर जिसमें लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पैमाना एक तय होना चाहिए। और कोई भी ऐसा वोटर वो ऐसा ना हो जो भी जायज वोटर है वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके। ये वो अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया था, कि हमारा भी वोट एक होगा और देश के वजीर आजम का भी एक वोट होगा, अनिल अंबानी और अडानी और मुकेश अंबानी का भी एक ही वोट होगा। तो आज जिस तरीके का ये खेल यहाँ पर किया गया है एक प्रदेश को जीतने के लिए, और इसमें बहुत, और देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट में ये गया, सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने की बात की, वो लिस्ट नहीं आ सकी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह का एक तर्क दिया, उन 27,15,000 यानी 27 लाख लोग जो वोट नहीं डाल सकेंगे, उनको एक तर्क दिया कि ठीक है, इस बार नहीं वोट डाल सकते हो, नहीं डाल सकोगे तो अगली बार डाल लेना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा तर्क है? सुप्रीम कोर्ट पे इस पर सख्ती से काम करना चाहिए था। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए, जिसमें सुनवाई होनी थी, कागजात देखने थे, वेरीफाई करना था, और उसके तहत इनको चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में शामिल होना था। लेकिन ये नहीं हो
सका। इसमें कई ऐसे अधिकार, मैं न्यूज़ पे सुन रहा था, कई ऐसे लोग भी देखे जो कारगिल के युद्ध में युद्ध लड़े और वहाँ पर जख्मी भी हुए और उस कारगिल की लड़ाई में वो शामिल थे, लेकिन उनका भी नाम नहीं, उनकी वाइफ का नाम नहीं, और ख़ासकर जिन जगहों के नाम नहीं आए हैं वो खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो जाहिर बात है कि भारी तादाद में बल्क में वोट करते हैं ममता बनर्जी को। तो भारतीय जनता पार्टी, और एक खास बात, और जिस तरीके का वहां पर एक साजिश देखने को मिल रही है, आप सोचिए कि 2,40,000 सेंट्रल फोर्सेस वहां पर चुनाव के लिए लगाई गई। इसके पीछे मंशा क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 3,40,000 फोर्सेस लगाई गई थी, और अब की विधानसभा चुनाव में सिर्फ पश्चिम बंगाल में आप सोचिए कि 2,40,000 फोर्स लगाई गई। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है। और जिस तरीके की हमेशा से कई प्रदेशों में हमने देखा, पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कि वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनके पास पासपोर्ट है, सब कुछ है, सारे कागजात हैं, लेकिन उनका वोट नहीं पड़ पा रहा है। इस तरह के जो पुलिस लगा के, जो तंत्र लगा के, सरकारी तंत्र का जो मिसयूज भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जो ये तय किया है इसको काम करने का, ये बहुत ही शर्मनाक रहा। और यही चीज़ हमें डर है इस बात का कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव लड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स तो बाद में वहाँ पहुँचते हैं चुनाव की तैयारी में, उससे पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो सरकारी एजेंसीज पहुंचती हैं और लोगों को परेशान करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। और इसी एक चीज़ देखने को मिली पश्चिम बंगाल में इससे पहले कि ममता बनर्जी का जो चुनाव रणनीति तय करते हैं, आईपैक जो एक उन कंपनी है, उसके तहत जिस ममता बनर्जी के सारी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, उस पे आईपैक के दफ्तर पे ईडी घुस गई और वहां से लैपटॉप और तमाम चीज़ें बरामद करने की कोशिश की। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी और उन्होंने ये कहा कि ये डेटा चोरी करने का काम कर रहे हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये कहा, मैं ये पढ़ के बताना चाहता हूँ कि राज्य वर्सेस केंद्र करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए किसी को। और ये संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लोकतांत्रिक देश में कोई कभी ऐसा भी एक वक्त आएगा और यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में पड़ने की बात जस्टिस ने कही। मैं पूछना चाहूँगा उस हिंदुस्तान के पूरे कानून व्यवस्था से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि 14.25 लाख लोग अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके। आज लोकतंत्र कहाँ बचा है? क्या लोकतंत्र इन्होंने पैरों के नीचे नहीं कुचल दिया है? वो अधिकार जो हर इंसान के लिए बहुत अहम है, जिससे हम अपने इस इस्तेमाल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मनचाही सरकार को चुनते हैं, या जो ऐसी सरकार है जो हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, हम उसे हटाने का काम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई बात नहीं कर रही है, बल्कि आज ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और ये सारी अदालतें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिख रही हैं, वहाँ के जजेस साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि जिस तरह का चुनाव यहाँ पर देखने को मिला, और 27,15,000 ये वो वोटर जिनके पास सारे कागजात होने के बावजूद भी वो वोट नहीं डाल सकेंगे। आने वाले वक्त में हमें ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, ये उत्तर प्रदेश और आने वाले वक्त में कई और प्रदेशों में, खासकर क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पर एक फिक्र करने की बात यह है समाजवादी पार्टी या और विपक्ष के सभी दलों को कि किस तरह का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा सकता है इसके तहत, और जिसमें आपके पास कागजात होंगे, सब कुछ होगा। स्पेलिंग मिस्टेक, आप सोचिए कि हम लोगों ने एसआईआर फॉर्म भराए, उसमें ना जाने कितने आधार ऐसे थे जिनके पास सारे कागज मौजूद थे, लेकिन आधार पे उनके नाम गलत है, वोटर लिस्ट में नाम, वोटर कार्ड में नाम गलत है। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमको देखने को मिले जिसमें आधार में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसमें सिर्फ सन है। अब बताइए इसके लिए खतावार कौन है? जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि कई नाम, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कई तरीके से स्पेलिंग उसमें लिखी जा सकती है। अब उस पर अगर आप आपत्ति करते हैं, जैसे अजीम में AZIMB
कुछ लोग लिखते हैं और कुछ डबल ईएम भी लगाते हैं। तो अगर मेरे उस डॉक्यूमेंट में कहीं कोई ऐसी मिस्टेक है तो मुझे भी हो सकता है कि वोटिंग लिस्ट से वंचित कर दिया जाए। इसीलिए हम सबको ये चाहिए कि हमारे वो कागज सही हो, हमें वहां से सीख लेने की जरूरत है। उम्मीद तो हम ये करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी साजिशें हैं वो नाकाम होंगी। भारतीय जनता और इसके अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जिस तरीका का चुनाव प्रचार किया गया, चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, नफरती भाषण दिए गए, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर गाय भैंस मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या बातें, इस तरह के लोग देश के वजीर आजम के साथ साथ तमाम वो लोग और ख़ासकर वो लोग ऐसी जगहों पे भेजे जाते हैं जो नफ़रत फैलाने में आज जिनका कोई सानी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उसके अलावा वो बात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी अच्छे काम अपने प्रदेशों में किए होते, जिस तरह में हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूलों में काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। उत्तर प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरह के काम किए, हम ये बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक किन कामों को किया और किन आधार पर हमें वोट मांगना है। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इसके सिवा न कोई मुद्दा है न अपने कोई काम है। आप सोचिए 17 से आज इतने सालों तक 26 शुरू हो गया, 26 चल रहा है और इतने सालों में अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है 27 का, लगभग 9 साल हो चुके हैं और 9 सालों में माननीय मुख्यमंत्री, एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के पास अपने कामों को गिनाने के लिए कुछ नहीं था। अजान, नमाज, मुसलमान और दुनिया की चीज़ें, वही बातें, शमशान, कब्रिस्तान, इसके सिवा ये बात नहीं कर सकते। तो बहुत शर्मनाक है कि इस तरह के नेता जब बात करते हैं, और जाहिर बात है जो ज्ञान उन्होंने दिया आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इनकी स्पीचेस से और ख़ासकर गोदी मीडिया से बहुत दूर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका बच्चा इनकी नॉलेज सुनकर वो एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो ऑप्शन दिए गए और उसमें कहीं गलती से स्वामी विवेकानंद का भी ऑप्शन हुआ, तो आपका बच्चा ये सोचेगा कि शायद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस टाइम बहुत पढ़े लिखे होंगे और उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा और वहाँ टिक कर जाएगा, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने बच्चों को भी टीवी से दूर रखिए, ऐसे नेताओं के भाषणों से दूर रखिए। और माननीय प्रधानमंत्री तो लाजवाब प्रधानमंत्री हैं और उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन चुनाव को, यहाँ पर चुनाव हारे कोई भी या जीते, ममता बनर्जी जीतेंगी, हम सबको इस बात की उम्मीद है। सांप्रदायिकता हारेगी, सेकुलरिज्म जीतेगा, हम हमेशा इस बात की उम्मीद करते हैं। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को इनका सबक मिलना चाहिए कि हमने सारी ताकत फिर झोंक दी। अब की चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से, चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव लड़ा है। ज्ञानेश कुमार, जिनके बारे में क्या कहूँ, टीएन सेशन जैसे भी लोग थे, एक चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब जैसे भी लोग थे, जिनका नाम लिया जाता है, और इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे आज उनका नाम किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो भी एक तलवे चाटने वाला चुनाव आयुक्त बना। और आज ज्ञानेश कुमार हैं, उनके बारे में क्या ही कहेंगे आप, जिस तरीके से वो नतमस्तक हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे और कहीं भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और मैं आप सबसे अपनी इस बात को साथ साथ विदा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।